सपोज करें कि ये हमारे पास अर्थ है, कुछ ऐसे है अर्थ और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसके बीच में से एक एक्सिस पास हो रही होगी। अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 4 और आज हम देखेंगे चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कहा जा रहा है 1 रेडियन इज अबाउट 25 डिग्री, 45 डिग्री, 37 एंड 57। तो हमें क्या करना है, एक्चुअली रेडियन और डिग्री का कोई एक रिलेशनशिप लेना है और उससे हमें बताना है कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, कितने डिग्री के बराबर होता है। तो हमें ये बात तो पता है कि 360 डिग्री, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल जब बॉडी कवर करती है तो 360 डिग्री होते हैं और वो बराबर होते हैं 2 पाई रेडियन के। तो हम यही लिखते हैं कि 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री के। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। लेट सपोज इसी को मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, 2 पाई इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई फर्क नहीं आएगा, 2 पाई इंटू 1 वापसी 2 पाई रेडियन हो जाएगा। तो यही चीज लिखी हुई है, बस थोड़ा सा रीअरेंज की है। नाउ 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई। नाउ पाई की वैल्यू तो हमें पता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.142। 2 को 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6.284। अब इनको डिवाइड करेंगे तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास क्या कौन सा ऑप्शन सही है, तो एमसीक्यू 1 ने ऑप्शन डी जो कि 57 डिग्री लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 57 ही आया है। तो ऑप्शन एमसीक्यू ए में हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ सेकंड एमसीक्यू पे आते हैं। व्हील टर्न्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, एक व्हील है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से। देन फर्स्ट ऑप्शन है ईच पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा इसको समझे, रिम क्या होता है, एक व्हील की तरह का कोई भी चीज ले लें उसे हम रिम बोलते हैं। लेट सपोज एक सर्कुलर व्हील है हमारे पास कंप्लीट और ये रोटेट कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है ईच पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। लेट सपोज पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, इसका ये सेंटर है, इसके ऊपर हम कहीं पे भी 2 पॉइंट सपोज कर लेते हैं, एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि क्या इसके सारे पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। तो देखते हैं, इधर इन्हीं पॉइंट पे एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करते हैं। पहले हम एक ये सर्कल आ गया और एक ये सर्कल आ गया। ये रोटेट जब कर रहा होगा तो इस सर्कल का रेडियस होगा ये आर, लेकिन जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस होगा आर डैश बोल देते हैं। ये रेडियस ज्यादा है इससे और हमने 2 पॉइंट सपोज किए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस पॉइंट के लिए जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो हमारे पास इस पॉइंट के लिए होगी v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम है, उन्होंने एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट बोला हुआ है। अच्छा इस पॉइंट के लिए v इक्वल्स टू आर डैश ओमेगा, क्योंकि इसका r ज्यादा बड़ा है। दोनों में ओमेगा की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ रेडियस कम है, यहाँ रेडियस ज्यादा है। इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू अलग आएगी, रेडियस की वैल्यू कम, इससे मल्टीप्लाई होगा, वेलोसिटी कम आएगी इस पॉइंट की। इधर रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत है, जिसमें कहा जा रहा है ईच पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सारे पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे, गलत है ऑप्शन ए। सेकंड कहा जा रहा है ईच पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या सारे पॉइंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे? नहीं। क्यों नहीं? अगर आप देखें तो जब जो लीनियर वेलोसिटी है वो हर पॉइंट की डिफरेंट है, और एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो हर पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि डिफरेंट होगी। जैसे सपोज करें कि मैं 3 पॉइंट्स लेता हूँ, एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। मैंने इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक्सेलरेशन फाइंड की, इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका रेडियस
अगेन ज्यादा है। फिर मैंने इन दोनों पॉइंट्स में एक्सेलरेशन चेक की तो वो चेंज आएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि इक्वली चेंज हो रही है, बल्कि वेलोसिटी तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है द व्हील टर्न्स थ्रू इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम, ये पॉइंट सही है। अच्छा, ये कैसे सही है, इसी सर्कल को एक बार फिर से बनाते हैं। लेट सपोज एक व्हील है, इसके ऊपर हम कोई से 3 पॉइंट ले लेते हैं, लाइन से ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, और इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे, सही? इस पॉइंट से एक लाइन पास करवा रहा हूँ ऐसे ही, सही है? ये व्हील रोटेट होता है आगे की तरफ और ये लाइन आ गई यहाँ पे, सपोज करें, सही? ये लाइन ऐसे थी, ये रोटेट हुआ तो यहाँ पे आ गई ये वाली लाइन। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं इस पॉइंट के लिए एंगल बनाता हूँ, जो फर्स्ट पॉइंट सपोज किया है, सेम एंगल होगा जो इधर के लिए एंगल होगा, जो इस पॉइंट के लिए एंगल होगा। ये सिर्फ इसके एरो बढ़ रहे, एंगल नहीं चेंज हो रहा। ऐसा ये ना, सपोज करें मैं एक 90 डिग्री एंगल बनाता हूँ, 90 डिग्री बनाता हूँ, मैं बोलूँ यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ पे यहाँ भी 90 बन रहा है, या ऐसे सपोज करें 90 डिग्री है, यहाँ क्या एंगल बन रहा है 90, मैं बोलूँ अब यहाँ क्या एंगल बन रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ भी 90 है, बोलूँ यहाँ क्या एंगल बन रहा है अब भी 90 है, सिर्फ एरो के साइज चेंज हो रहे हैं, एंगल चेंज नहीं हो रहा। तो सेम यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया जब व्हील ऐसे रोटेट हुआ, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, एंगल सेम है। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो सही है, इसके अंदर सेकंड के अंदर ऑप्शन सी सही है। अच्छा, बाकी दो भी देख लेते। द एंगल थ्रू विच व्हील टर्न्स इन ईच सेकंड इंक्रीजेस, नहीं, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो एंगल भी इक्वली चेंज हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि हर सेकंड में एंगल ज्यादा चेंज होगा। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते, द एंगल थ्रू विच द व्हील टर्न्स इन ईच सेकंड डिक्रीजेस। तो अगेन दोनों पॉइंट बताए, तो ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा होगा कि टाइम के साथ एंगल ज्यादा ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, नहीं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या ऐसा होगा कि टाइम के साथ एंगल कम कवर होना शुरू हुए, तो नहीं, ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ऑप्शन सी सही है इसके अंदर। नाउ मजीद आगे चलते हैं ऑप्शन 3 पे। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स। अच्छा, एक व्हील है जो रोटेट कर रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। लेट सपोज एक एक हमारे पास रॉड है, या पहले व्हील बनाते हैं। एक हमारे पास ऐसे व्हील है और इसके अंदर से एक रॉड पास हो रही है, इसको बोलते हैं व्हील। ये हमारे पास है व्हील और ये हमारे पास है एक्सल। इस एक्सल के ऊपर ये व्हील ऐसे रोटेट कर सकता है। तो हमें कह रहे हैं द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सल, ये रोटेट करेगा जब व्हील, तो उसके पास रोटेशनल इनर्शिया आ जाएगा। इनर्शिया क्या होता है कि एक बॉडी जब मूव कर रही है तो वो मूव करती रहे, एक बॉडी जब रोटेट कर रही है तो वो चाहती है कि रोटेट करती रहे, और उसके जो रोटेटरी मोशन है वो एक इनर्शिया प्रोड्यूस करेगी, जिसे हम रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं। तो द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सल, ये एक्सल के अबाउट रोटेट कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन इट्स। अच्छा, रोटेशनल इनर्शिया जो एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये हमें। एमसीक्यू नंबर 3 है। हाँ, कह रहे हैं कि क्या रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड करेगा डायमीटर पे, मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, या स्पीड ऑफ रोटेशन पे। सॉरी, किस पे डिपेंड नहीं करेगा। आपने जो फॉर्मूला देखा है वो देखा है I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, यानी कि जैसे ये व्हील रोटेट कर रहा है, इसका इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस व्हील का मास, दूसरा इस व्हील का रेडियस, कुछ ना कुछ रेडियस होगा इसका, वो रेडियस पुट कर देंगे। तो हमें ये बात पता है कि रेडियस बराबर होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 के। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, m इंटू डी बाई 2 का स्क्वायर, मास d का स्क्वायर d स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। तो ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला है, एम डी स्क्वायर अपॉन 4। इसमें वाजे नजर आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे भी डिपेंड कर रहा है और डायमीटर पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वो दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों पे डिपेंड करता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे कैसे डिपेंड करता है,
सपोज करें ये व्हील है, इसको मैंने छोटा सा बना दिया, तो ये मास इसको ऐसे ना कॉम्पैक्ट कर दिया मैंने, मास सेम रख रहा हूं मैं, और व्हील को मैंने ऐसे छोटा सा बना दिया। ये ऐसे मोटा अंदर से बहुत ज्यादा है और छोटा सा कर दिया। इसको मैंने रोटेट किया, क्या इसमें मोशन ज्यादा होगी, या इसको मैंने रोटेट किया इसमें मोशन ज्यादा होगी? इसमें ज्यादा होगी। हालांकि मैंने बोला कि दोनों का मास सेम है, लेकिन जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। मास की डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअली इसी फॉर्मूले से समझे। आई बराबर है एम आर स्क्वायर के, आर ज्यादा होगा तो आई भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड कर रहा है, मास कितना ज्यादा दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जो जिस पे डिपेंड नहीं कर रहा वो है स्पीड ऑफ रोटेशन, कहीं स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो एमसीक्यू 3 में ऑप्शन डी सही होगा। अच्छा, नाउ नेक्स्ट पे चलते। अ फोर्स with a with at given magnitude is to be applied to a wheel, the torque can be maximized by। इत्तेफाक से डायग्राम बनी हुई है, इसी पे समझते हैं इस चीज को, फिर उसके ऑप्शंस पे जाएंगे। कह रहे हैं कि ऐसे ही एक व्हील है, इस व्हील के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की तो टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? मैक्सिमाइज ही लिखा हुआ है ना, आई थिंक। मैक्स कब मैक्सिमम होगा टॉर्क? व्हील है, इसको हमने इस व्हील पे फोर्स लगानी है, और फोर्स लगाई तो व्हील पे कब टॉर्क ज्यादा मैक्सिमम होगा, यानी कि जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तब ये सबसे तेज घूमेगा। सपोज करें कि मैंने इसके एक्सल को लिया, इसके एक्सल को घुमा दिया, क्या व्हील पे टॉर्क सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा? एक कंडीशन ये सही है। ऐसे सपोज करें ये एक्सल है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, तो क्या सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, या व्हील के ऊपर फोर्स लगाई तब ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा? इसको समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक बार है और ये इस पॉइंट से जॉइंट है। हमने किया ये कि इसके ऊपर फोर्स लगाई यहां पे, तो क्या होगा, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, ऐसे इसके अंदर पिन लगी हुई है एक, सपोज करें बाकी जॉइंट नहीं है, ऐसे फोर्स लगाई, ये ऐसे घूम के ऊपर आ जाएगा। सपोज करें फोर्स मैं लगाता हूं, यहां से हटाई फोर्स और यहां पे फोर्स लगाता हूं, सेम अमाउंट, सेम न्यूटन की फोर्स है। लेट्स सपोज यहां 10 थी तो यहां भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई मैंने। रोटेशन कब ज्यादा होगी, खुद सोचें जहन में। देखें सपोज करें ये मार्कर है, यहां से ये पिन है, मैंने यहां फोर्स लगाई, बहुत इजीली रोटेट हो रहा है। अब मैंने यहां फोर्स लगाई, मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है इसको रोटेट करवाने के लिए। तो होता क्या है कि जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, जिस पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रही है बॉडी, वो ये है। यहां एक लाइन बना दी मैंने, और फोर्स की जो लाइन है वो ये रही। इन दोनों में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, दोनों में यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो जितना ज्यादा होगा, टॉर्क उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि आपने टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, एमसीक्यू 4 है ये। टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एफ डॉट डी, ऐसा ही है। तो डी क्या है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सपोज करें अब इसमें ये व्हील ऐसे रोटेट करेगा, तो इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस के अराउंड व्हील रोटेट कर रहा है वो कहाँ होगी? देखें सपोज करें कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, इस बॉडी के सेंटर से एक इमेजिनरी एक्सिस ऐसे पास हो रही होगी, ये एक्सिस है, इसके अराउंड एक बॉडी रोटेट कर रही है। तो जो ये एक्सिस थी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर ये व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअली इसमें से पास हो रही होगी, जो एक्सल है इसका, इसमें से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही होगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जहां होगा ना, वहां फोर्स लगाएंगे तो फिर टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ आ रहा है? ऑब्वियसली यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसका मतलब इधर और इधर कहीं किसी एक जगह पे हम मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं। अब इस पे भी दो तरह से फोर्स लग सकती है। सपोज करें ये व्हील है, ऐसे है ये व्हील, सही। एक बार मैं फोर्स इसको ऐसे लगा सकता हूं, टेंजेंट टू व्हील, इस तरह से फोर्स लगा सकता हूं मैं। टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक बार टच करती है। जैसे सपोज करें ये सर्कल है, इसके ऊपर मैंने एक लाइन बनाई ऐसे,
सर्कल को एक ही बार टच कर रही है, यहाँ पे एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, ये भी सर्कल को एक बार टच कर रही है, लेकिन मैं एक लाइन बनाता हूँ ऐसे, क्या ये एक टेंजेंट होगी? दिखने में तो लग रहा है कि ये एक ही बार टच हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये सर्कल को दोबारा टच करेगी, ये एक टेंजेंट नहीं है। सही, तो टेंजेंट वाली बात समझ आ गई होगी। इस लाइंस को मैं कितना भी एक्सटेंड करूं दोबारा सर्कल को टच नहीं करेंगे। तो या तो मैं इस व्हील के ऊपर ऐसे टेंजेंट टू व्हील फोर्स लगा सकता हूँ, ये हमारा व्हील है, इसके ऊपर ऐसे टेंजेंट टू व्हील फोर्स लगा सकता हूँ मैं, या फिर इसके ऊपर मैं लेट्स सपोज ये व्हील है, इस पे मैं ऐसे भी फोर्स लगा सकता हूँ, इस डायरेक्शन में व्हील ऐसे घूम रहा है, फोर्स में ऐसे लगा सकता हूँ। रोटेशन कब प्रोड्यूस होगी? टेंजेंट वाले केस में ऑब्वियसली एक व्हील है तो मैं उसको ऐसे घुमाऊंगा तो वो रोटेट करेगा ना, ऐसा तो नहीं है व्हील ऐसे मैं उसको ऐसे घुमाऊं वो घूमेगा ही नहीं। तो कहां पे हमें मैक्सिमम फोर्स लगानी पड़ेगी? जो इसका ये व्हील है उस पे टेंजेंट टू द व्हील फोर्स जब लगेगी तब ये व्हील मैक्सिमम रोटेट करेगा। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन कहा जा रहा है अप्लाइंग द फोर्स नियर द एक्सल रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सल पे फोर्स लगाई जाए तो फिर व्हील पे ऊपर टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम इधर फोर्स लगाते हैं तो देखिए डी इतना सा आएगा हमारे पास, लेकिन अगर हम यहाँ फोर्स लगाते हैं तो डी की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे वो सबसे ज्यादा यहाँ है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो सही नहीं है। नेक्स्ट अप्लाइंग द फोर्स नियर द रिम रेडियली आउटवर्ड। रिम के ऊपर जो ये व्हील है एक्चुअली इसको रिम भी बोलते हैं। रिम के ऊपर रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड यानी कि ऐसे फोर्स लगाएंगे तो क्या ऐसा होगा कि मैक्सिमम रोटेट करेगा? नहीं। अप्लाइंग द फोर्स नियर द एक्सल पैरेलल टू द टेंजेंट टू द व्हील। अच्छा सही है। अब कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। अप्लाइंग द फोर्स नियर द एक्सल, अगेन एक्सल पे फोर्स लगा रहे और पैरेलल टू द टेंजेंट ऑफ द व्हील। देखिए सपोज करें कि एक मिनट बुक रखते हैं फिर आपको ये बात समझेगी। लेट सपोज ये रहा व्हील और इसका जो एक्सल है वो कुछ ऐसे है, ये रहा इसका एक्सल। सही। ये कह रहे हैं कि इस जो ये पैरेलल इधर फोर्स थी वो एक्सल के ऊपर लगा दी जाए, इस जो टेंजेंट टू व्हील फोर्स जो है वो व्हील पे ना लगे बल्कि यहां लगे एक्सल पे। तो क्या तब मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा? अगेन नहीं, क्योंकि डी की वैल्यू थोड़ी सी आएगी छोटी सी, तो अब भी मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन रहता है ऑब्वियसली, अब तो वही सही होगा। देखते हैं क्या है। अप्लाइंग द फोर्स एट द रिम, अप्लाइंग द फोर्स एट द रिम टेंजेंट टू द रिम, टेंजेंट टू द रिम, रिम पे फोर्स अप्लाई करें और टेंजेंट टू रिम फोर्स अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन 4 में एमसीक्यू 4 में भी ऑप्शन डी सही है। अच्छा नाउ 5 एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है जो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। सपोज कर लें यही डायग्राम ले लेते हैं, ये व्हील एक ऑब्जेक्ट है जो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। आई इज द रोटेशनल इनर्शिया। इन्होंने कह दिया कि जो आई है वो इसका रोटेशनल इनर्शिया है। यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। एमसीक्यू 5 है जिसमें कह रहे हैं कि एक चीज दे दी आई जो क्या है, रोटेशनल इनर्शिया है बॉडी का। अच्छा नेक्स्ट मजीद आगे कह रहे हैं अल्फा इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा दे दी गई है और वो कह रहे हैं कि वो इस व्हील की या ऑब्जेक्ट की एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो पूछ रहे क्या है, ये कह रहे हैं इट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। क्या ये टॉर्क की डेफिनेशन है जो अभी अभी हमने पढ़ी? नहीं, टॉर्क की तो डेफिनेशन थी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क। एफ और डी का, ये जैसे एफ डी लिखा है ना, एफ डी का प्रोडक्ट होता था, तो टॉर्क की डेफिनेशन तो नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं इट इज द डेफिनेशन ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। क्या ये रोटेशनल इनर्शिया की डेफिनेशन है? नहीं। रोटेशनल इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस। तो रोटेशनल इनर्शिया की भी डेफिनेशन नहीं है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। नहीं।
एंगुलर एक्सेलरेशन तो किसके बराबर होता था, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता था चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डेफिनेशन नहीं है। लास्ट ऑप्शन है, कहा जा रहा है फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। ये कुछ बात समझ में आ रही है। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है जो, एक बार फिर मैं एमसीक्यू रिपीट कर रहा हूं ताकि ये समझ आए। एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये व्हील है, रोटेट कर रहा है, फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। आई इसका रोटेशनल इनर्शिया है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। इट फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। क्या ये न्यूटन सेकंड लॉ को किसी तरह फॉलो कर रहा है, कर रहा है ये। किस तरह से कर रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ था F इक्वल्स टू ma। अच्छा, अब क्या होता है कि ये F इक्वल्स टू ma लीनियर मोशन के लिए था। जब हम लीनियर से एंगुलर मोशन में आते हैं तो हमारे पास होता ये है कि फोर्स कन्वर्ट हो जाती है टॉर्क से, ऐसा ही ना। लीनियर मोशन में फोर्स, और जब फोर्स लगेगी तो जब रोटेशन प्रोड्यूस हुई तो क्या हो जाएगा, फोर्स के बजाय हम टॉर्क लिखते हैं, तो फोर्स की जगह हमने रख दिया टॉर्क। अच्छा, लीनियर मोशन में मास होता है और रोटेशनल मोशन में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो रोटेशनल इनर्शिया है वो होता है। m रिप्लेस होता है रोटेशनल मोशन में I से, तो इसकी जगह I आ गया। लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर में एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाती है, तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। तो जो MCQ 5 है इसमें भी ऑप्शन डी सही है कि इन्होंने कहा था एक बॉडी है जो रोटेट कर रही है फिक्स एक्सिस के अबाउट, उसका आई जो है वो रोटेशनल इनर्शिया है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो क्या ये न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो बिल्कुल न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन। नाउ अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। कहा जा रहा है द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ अर्थ about its rotational axis due to its daily rotation is directed। सही है, पहले इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं फिर इसके ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ये हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 6। तो देखिए क्या होता है कि जो अर्थ है, अर्थ किस तरह से रिवॉल्व करता है। लेट सपोज कि कोई रोटेटरी बॉडी है हमारे पास और वो ऐसे रोटेट कर रही है, स्पिन मोशन। ऐसे ये सपोज करें ये अर्थ है हमारा, या ऊपर ही बनाते हैं, रुके, ये हमारा अर्थ है, ये डेली बेसिस पे रोटेट करता है, ये तो आपको पता ही है ना। जैसे सपोज करें ऐसे ही अर्थ है ना, ये रोटेट कर रहा है कंटिन्यूअसली, या कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं उससे मैं आपको ये बात समझाता हूँ। सपोज करें कि ये हमारे पास अर्थ है, कुछ ऐसे है अर्थ और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसके बीच में से एक एक्सिस पास हो रही होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक बॉडी अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो इसकी रोटेशन के सेंटर से एक इमेजिनरी एक्सिस पास हो रही होती है। तो जब अर्थ रोटेट कर रहा है, एक्चुअली अर्थ यूं स्पिन मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो जब स्पिन मोशन चल रही है तो इसके सेंटर से भी एक ऐसे एक्सिस बीच में से पास होगी। तो इस चीज को यहाँ पे समझे कि सपोज करें यहाँ पे हमारे पास ये अर्थ है। अच्छा, अर्थ हमेशा रोटेट कैसे करता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है अर्थ। कैसे, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है हमारा अर्थ। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। सपोज करें कि ये हमारे पास एक लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, और एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, इमेजिनरी लाइन बना रहा हूं मैं। अच्छा, अब हमारे पास कैसे रोटेट करते हैं, आपको पता है वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास एक साइड वेस्ट और वेस्ट के अपोजिट हमारे पास होती है ईस्ट। सिमिलरली एक साउथ और साउथ का अपोजिट नॉर्थ। ये तो आपको याद हो गई क्योंकि मैग्नेट्स पे साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं। हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है वेस्ट टूवर्ड ईस्ट। कैसे, जैसे ये अर्थ है, इसी के सामने लाइन ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। अब हमारे पास करना ये है कि हमें एंगुलर मोमेंटम की कह रहे हैं कि डायरेक्शन बतानी है। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताते हैं। अच्छा, अब इसी को मैं टॉप व्यू से अर्थ को बना रहा हूं कि चले छोड़े, एक सर्कल लेते हैं, पहले देखते हैं एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं।
एक बॉडी है, यहाँ पे बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इस सर्कल का रेडियस होगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी की। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू सर्कल होती है, ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू सर्कल होती है। अच्छा, अब जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है वो होता है P इक्वल्स टू mv। इसमें मास एक स्केलर है और वेलोसिटी एक वेक्टर है। तो आपको ये बात पता होगी कि अगर एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब कि जो डायरेक्शन v की होगी वही p की होगी। जैसे सपोज करें आपका एक वेक्टर है 5i, यानी कि कोई भी एक वेक्टर है जो जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन x एक्सिस में। आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये 50i हो जाएगा। स्टिल मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। मैग्नीट्यूड 5 से 50 हो गया लेकिन डायरेक्शन स्टिल x एक्सिस में। तो हमारे पास क्या होगा कि जहां पे भी वेलोसिटी एक वेक्टर है उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया तो उससे वेलोसिटी और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो हमारे पास जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की भी होगी। अब करेंगे क्या, वेलोसिटी को थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं और सिर्फ लीनियर मोमेंटम बना रहा हूं मैं। डायरेक्शन निकालने का तरीकेकार क्या होता था कि हम क्या करेंगे, इस r और p को टेल से जोड़ेंगे, टेल टू टेल। सपोज करें ये r है, इस r को मैं एज इट इज उठा के यहां ले आया, ये आ गया हमारा रेडियस वेक्टर r। इस p को उठा के मैं एज इट इज यहां ले आया, ये आ गया हमारा लीनियर मोमेंटम p। अब जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था वो हमारे पास था, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था r क्रॉस p, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम। इसमें किस तरह से हम अब डायरेक्शन निकाल सकते हैं लीनियर एंगुलर मोमेंटम की, हमेशा जो फर्स्ट वेक्टर होएगा उसके ऊपर अपना राइट हैंड रखेंगे ऐसे, और हमारी फिंगर्स दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल होनी चाहिए ऐसे करके। ऐसे नहीं कर सकते कि हम अपना हाथ यूं रख दें, इससे दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स कर्ल नहीं हो रही, ऐसे रखना पड़ेगा। ऐसे रखा, फिंगर दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल की, हमारा थंब डायरेक्शन कहां दे रहा है, आउटवर्ड। सेम यहां पे भी अगर हम आए तो अर्थ रोटेट कर रहा है कैसे, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसका जो मोमेंटम है वो कैसे होगा, टेंजेंट टू सर्कल। और हमने क्या किया, अपने हाथ को रेडियस पे रखा, रेडियस इसका ऐसे अंदर से आ रहा होगा, ये रेडियस पे अपना हाथ रखा, मोमेंटम की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया, तो डायरेक्शन कहां आ गई, टुवर्ड नॉर्थ। इसको एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सपोज करें कि इसको हम ऐसे ना घुमा रहे हैं, ये अर्थ को ऐसे घुमाया हमने, इसी के आगे बताता हूं। ये अर्थ है ना, इसको मैंने ऐसे ही रखा, बस फर्क क्या किया मैंने, अर्थ ये इसकी वेस्ट साइड, ये इसकी ईस्ट साइड, मैंने ना इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया कि नॉर्थ साइड अब ऐसे बाहर की तरफ है और साउथ साइड बोर्ड के अंदर है। भाई तो रोटेट कैसे हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है। तो इसका मतलब जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, टेंजेंट टू दिस, और रेडियस ये आ गया r और ये p आ गए। इन दोनों को मैंने टेल टू टेल जोड़ा, ये r और ये p। देखते हैं कैसे डायरेक्शन आएगी। ऐसे मैंने इसके r के ऊपर अपना सीधा हाथ रखा, फिंगर्स कर्ल की, डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है। और मैंने इसको रोटेट कैसे किया था, ऐसे कि नॉर्थ साइड बाहर आ गई थी। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो नॉर्थ में है। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं, आसान आसान से ही होंगे। कि पहला है टेंजेंट टू द इक्वेटर टुवर्ड ईस्ट, क्या टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन थी, नहीं। टुवर्ड नॉर्थ, ऑप्शन सी, नॉर्थ में डायरेक्शन आ रही थी हमारी, दोनों बार दोनों केसेस में हमने देखा, तो नॉर्थ में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी। एमसीक्यू 6 में ऑप्शन सी सही है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि वो क्यों गलत है। ऑप्शन बी में कह रहे हैं टेंजेंट टू द इक्वेटर टुवर्ड वेस्ट, क्या डायरेक्शन टुवर्ड वेस्ट थी, नहीं थी, हो ही नहीं सकती। अच्छा, और टुवर्ड द सन,
तो सन की कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है तो वो भी नहीं हो सकता। अच्छा, नाउ अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पे। कहा जा रहा है स्टोन ऑफ 2 kg, एक स्टोन है जिसका मास दे दिया 2 kg, इस टाइड टू अ 0.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ टाई किया है जिसके लेंथ स्ट्रिंग की है 0.5 मीटर। एक स्ट्रिंग के साथ स्टोन को बांधा और उसको ऐसे घुमाना शुरू किया और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो है 12 रेडियन पर सेकेंड जो कि कांस्टेंट है। और कह रहे हैं द नेट टॉर्क ऑन द स्टोन अबाउट द सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल पे टॉर्क क्या होगा हमें ये बताना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे सपोज करें कि एंगुलर वेलोसिटी पहले इनिशियली थी 12 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाद में कुछ देर बाद जब देखेंगे तब भी 12 ही होगी, कितनी भी देर बाद देखें हम। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होती है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। ओमेगा एफ 12 माइनस ओमेगा आई भी 12 क्योंकि कांस्टेंट है। अब टाइम कुछ भी हो ये क्या हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय टी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब यहाँ पे जब पत्थर को बांधा और कॉन्स्टेंटली 12 रेडियन पर सेकेंड से उसको घुमाया तो उसकी जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाती है। और हमने ये साथ में ही फॉर्मूला देखा हुआ है टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा। अगर हमारे पास टॉर्क के लिए फॉर्मूला है आई अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन हो गई है जीरो, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। आई इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब एमसीक्यू 7 में ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए, ऑप्शन ए सही है एमसीक्यू 7 में। नाउ 8 पे आते हैं। A man with his arms at his sides is spinning on a light frictionless turntable when he extend his arm. जब पहले एमसीक्यू समझाता हूँ, एमसीक्यू में क्या बोलने कि एक बंदा है जो किसी डिस्क के ऊपर खड़ा हुआ है और वो डिस्क ऐसे घूम रही है, तो बंदा भी साथ साथ घूम रहा होगा। अच्छा, उसने क्या किया हुआ है, पहले अपने हाथों को ऐसे अपने बॉडी के साथ जोड़ के रखा हुआ है और वो घूम रहा है ऐसे, सही। उसने घूमते घूमते अचानक से अपने हाथों को ऐसे ओपन कर लिया, तो क्या होगा ये बताना है हमने। सबसे पहले हिज एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, नहीं, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी, इसको हम किस फॉर्मूले से देखें, देखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि ऑप्शन ए में कह रहे हैं हिज एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज। अच्छा, ये जब बंदा ऐसे खड़ा हुआ है तो हम सपोज कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नली फोर्स नहीं लग रही क्योंकि वो एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे खड़ा हुआ है, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में, और आइसोलेटेड सिस्टम में बॉडी का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है बॉडी का, उस बंदे का जो वो घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, हम ये बात सपोज करते हुए चल रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, L इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला देखा था आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अब क्या होगा कि क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, वो घूम रहा है, और जैसे ही उसने अपने हाथ ओपन किए तो आप वापसी एक पुराने एमसीक्यू पे आए, कौन सा था ये वाला, आई थिंक 3 था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस किस चीज पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है, मास पे, डायमीटर पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। मास जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। पहले बंदे ने हाथ अपने ऐसे रखे हुए, मास सारा करीब करीब है, जैसे उसने हाथ ओपन किए तो मास फैल गया, डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, एल कांस्टेंट है, तो ओमेगा को क्या होना चाहिए। सपोज करें, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। इनिशियली जब उसने हाथ ऐसे बेंड किए हुए थे तो आई की वैल्यू थी 4 और ओमेगा की वैल्यू थी 5, तो मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा 20 जूल सेकेंड। लेकिन जब उसने अपने हाथ को ओपन किए, मास ऐसे फैल गया, डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। लेट सपोज ये हो गया 4 से 10, लेकिन एंगुलर मोमेंटम को 20 ही रहना है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 20 है 2 से,
एंगुलर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हम सपोज करें कि मैन आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है और आइसोलेटेड सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जब बंदे ने अपने हाथ ओपन किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा और एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई ताकि मोमेंटम कांस्टेंट रहे। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन कहा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होगी। सेकंड में कहा जा रहा है हिज एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स सेम, सेम भी नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होगी। थर्ड कहा जा रहा है हिज रोटेशनल इनर्शिया डिक्रीज, रोटेशनल इनर्शिया डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि जब फैला तो मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गई, मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ी तो डायमीटर बढ़ा, डायमीटर बढ़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो हिज एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स द सेम, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, ये ऑप्शन सही है। तो इसके अंदर भी ऑप्शन डी बहुत ज्यादा सही हो रहा है, ऑप्शन डी सही हो गया। सही, बस 2 एमसीक्यू रह गए। और इसमें कहा जा रहा है 9 में A space station revolves around the earth as a satellite। एक स्पेस स्टेशन है, यानी कि कोई भी एक सैटेलाइट हो सकता है जिसके अंदर कोई बंदे हैं और वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ है सेंटर में, उसके अराउंड ऐसे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिट में मूव कर रहा है 100 किलोमीटर अबव अर्थ। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एन एस्ट्रोनॉट एट रेस्ट? उस सैटेलाइट के अंदर एक एस्ट्रोनॉट है, वो रेस्ट में है, तो उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही होंगी? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एन एस्ट्रोनॉट एट रेस्ट इनसाइड द स्पेस स्टेशन? तो हमने ये बात ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले टॉपिक में भी पढ़ी थी, एक बार फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब कोई बॉडी ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसकी नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो हो रही होती है। कैसे जीरो हो रही होती है? जैसे जो कोई भी एस्ट्रोनॉट अंदर है तो क्या होगा उसके साथ कि क्योंकि स्पेस में तो कोई फोर्सेस है नहीं, ग्रेविटी जीरो हो जाती है। अच्छा, एक चीज ग्रेविटी जीरो नहीं होती, ग्रेविटी बैलेंस होती है। ये इंशाल्लाह आप चैप्टर 5 में मैं आपको समझा दूंगा कि ग्रेविटी जीरो नहीं होती बल्कि बैलेंस होती है। ग्रेविटी ऐसे सपोज करें नहीं है, बैलेंस हुई हुई है। जैसे सपोज करें कि मैं यहां से एक फोर्स लगा रहा हूँ, सामने से भी इक्वल फोर्स लग रही है, तो फोर्सेस जीरो नहीं हुई, फोर्सेस बैलेंस होकर कैंसिल हुई है। सेम ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस में कैंसिल होती है, जीरो नहीं होती। सही। तो जो सैटेलाइट के अंदर बंदा है उसके ऊपर फोर्सेस नहीं लग रही क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है, कोई फोर्स नहीं लगती। तो क्या होगा कि वो अपने आप, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। इसको ऐसे समझे, एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन। सपोज करें कि हम एक लिफ्ट के अंदर हैं और लिफ्ट नीचे जा रही थी, अचानक से लिफ्ट की जो रोप है वो टूट गई, अब लिफ्ट नीचे गिर रही है, तो हमें क्या अपना वेट फील होगा? नहीं होगा, बल्कि हम खुद को वेटलेस फील कर रहे होंगे। जब आप कहीं से जंप लगाते हैं, क्या हवा में आपको फील हो रहा होता है कि आपका वजन कितना है? बल्कि जमीन पे आते हैं, खड़े होते हैं तो पता लगता है कितना है, क्योंकि वेट हमारा डाउनवर्ड लगेगा किसी चीज पे तो फिर हमें वेट महसूस होगा। सेम जब मैंने उसकी लिफ्ट की एग्जांपल दी तो वहां पे क्या हुआ, लिफ्ट नीचे गिर रही है, हमें फील नहीं होगा हमारा वेट, हम वेटलेस हो जाते हैं। सेम स्पेस में जब कोई फोर्स ही नहीं है तो जो भी कोई अंदर होगा वो अपने आप को वेटलेस फील कर रहा होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो इसमें ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है इक्वल टू हर वेट ऑन अर्थ, नहीं, वेट उसको महफील ही नहीं हो रहा। अ लिटिल लेस, नहीं। लेस देन हाफ, नहीं। ऑप्शन डी है डी, शी इज वेटलेस, अपने आप को वेटलेस फील कर रही होगी, उसको लगेगा कि मेरा कोई वजन है ही नहीं। तो अब इसमें भी ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी ही सही आ रहे हैं सारे। अच्छा, लास्ट है इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन इट्स। अच्छा, ये तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, चेंज नहीं होता। तो अगर आप देखें इसमें ऑप्शन बी, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। तो ये हमारा लास्ट भी हो गया। तो यहाँ आके हमारे एमसीक्यूज हो जाते हैं खत्म। आई होप आपको एमसीक्यूज समझ आए होंगे, लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।